नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है, ये आपको दिखाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा कदम उठाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मददगार 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। एलजी मनोज सिन्हा की अगुवाई में सरकार ने यह साफ संदेश दिया कि जो आतंकवाद से जुड़ा होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने एक के बाद एक उन कर्मचारियों पर गाज गिराई है जिनके रिश्ते आतंकियों और आतंकी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की मदद कर रहे 2 सरकारी कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर दिया। सरकारी तंत्र की आड़ में व्हाइट कॉलर आतंकियों के खिलाफ अभियान को जारी रखते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने यह फैसला लिया है। अब तक लगभग 80 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमों की नौकरी जा चुकी है, नौकरी से निकाला जा चुका है। इस बीच सवाल यह उठता है कि इस फैसले के समर्थन में कौन है और विरोध में कौन खड़ा है। विरोध क्यों हो रहा है, विरोध के पीछे मंशा क्या है, वो कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ काम करने वालों के हिमायती हैं। आतंकियों का साथ देना आतंकवाद को बढ़ावा देना ही होता है। एक तरीके से शराफत का चोगा ओढ़े आतंकवादी बन जाना ही होता है। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका पता नहीं चलता कब और क्या कर बैठे, क्योंकि अगर दुश्मन का पता हो तो एक बार सतर्क रहा जा सकता है, खतरे से बचा जा सकता है। लेकिन सोचिए कि अगर आपके आसपास शराफत का चोगा ओढ़े कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिसके मन में जहर और जुबान से फूल झड़ रहे हो, तो कैसे संभाला जाएगा। सवाल यह भी है कि जो लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं उन्हें क्या कोई व्यक्तिगत फायदा हो रहा है या फिर देश में अमन, चैन, शांति और विकास उन्हें रास आ रहा है, और इसे बरकरार रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं वो उन्हें हो सकता है ठीक लग रहे हो। सवाल यह भी है कि क्या आतंकवाद के खात्मे की कोई नापसंद भी कर सकता है। आतंकवाद का खात्मा हो, किसी को बुरा भी लग सकता है। आतंकवाद को खत्म करने की कार्रवाई की मुखालफत कोई क्यों करेगा। प्रशासन, सुरक्षा बल और आतंकवाद से पीड़ित परिवार इस कदम को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा मानते हैं और उन्हें यह फैसला पसंद आ रहा है। लेकिन हर कोई इस सख्ती से सहमत नहीं है। विपक्षी दलों ने सरकार पर बिना जांच और बिना सुनवाई नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हैं और कहते हैं कि निर्दोष कर्मचारियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि घाटी में आतंकवाद पर शिकंजा कसने के इस अभियान ने राजनीति को भी 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया है। एक तरफ सुरक्षा बल और प्रशासन, दूसरी तरफ विपक्ष की आवाजें हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन का दावा यह है कि यह कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने सीधे या परोक्ष रूप से आतंकियों का साथ दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस सख्ती से घाटी में आतंकवाद की जड़ें वाकई कमजोर होंगी या फिर ये एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर देंगी। तो ये सवाल है और सवाल के बीच में हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा ये भी सुनवाएंगे। हमारे साथ सुरिंदर अंबरदार सीनियर बीजेपी के लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वजाहत फारूक भट्ट सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। फारूक रेंजू शाह जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। रफीक राथर जी सीनियर लीडर PDP से हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके पास आएंगे, ये जो मुद्दा है गरमाया हुआ है इस पर बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जब इन 2 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले में सवाल पूछा गया तो सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। बड़ी मौत पर है ये फजाएं। सर, जम्मू कश्मीर में आज 2 गवर्नमेंट मुलाजिमों को भी सैक किया गया है। आरोप है कि ये तो आपको राजभवन से पूछना होगा ना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। सर, जम्मू कश्मीर में आज 2 गवर्नमेंट मुलाजिमों को भी सैक किया गया है। आरोप है कि ये तो आपको राजभवन से पूछना। सर, जम्मू कश्मीर में आज 2 गवर्नमेंट मुलाजिमों को भी सैक किया गया है। आरोप है कि ये तो आपको राजभवन से पूछना होगा ना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। सर, जम्मू कश्मीर में आज 2 गवर्नमेंट मुलाजिमों को भी सैक किया गया है। आरोप है कि ये तो आपको राजभवन से पूछना होगा ना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये तो राजभवन से पूछना होगा, इससे मेरा कोई रोल नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या उमर अब्दुल्ला पॉजिटिव साइड खड़े हैं एलजी सक्सेना के, मनोज सिन्हा के, या फिर नेगेटिव साइड खड़े हैं। सस्पेंस बरकरार। लेकिन इस बीच रफीक राथर सीनियर PDP लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। रफीक जी, आपका रुख करते हुए
अब क्योंकि ये बड़ा फैसला लिया गया है, बीजेपी इसे कह रही है कि ये फैसला जो है ये बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, आतंकियों का सफाया तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या वजह है कि पीडीपी गवर्नमेंट, और सिर्फ पीडीपी गवर्नमेंट नहीं बल्कि पहले भी एनसी की सरकार रही है गवर्नमेंट स्टेट में, क्या वजह है कि आप लोग आंख मूंदे बैठे थे? सर, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, बीजेपी क्या आरोप लगाती है और वो क्या कहते हैं, मुझे कोई उससे गर्ज है ना ही मैं उनके इन बातों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं अपनी पार्टी का मौकफ रखना चाहता हूँ और मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। वो ये है कि जिन दो मुलाजिमों को आपने आज निकाला, मेरा ये पहले से, क्योंकि मैं मुलाजिम लीडर भी रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, और मेरा रोज अव्वल से जब से ये सिलसिला शुरू हो गया, मेरा एक पॉइंट है, वो ये कि अगर आप मुलाजिम को अपने डिफेंस में कुछ करने की इजाजत नहीं देंगे, अगर आप उसको ये भी इजाजत नहीं दे देंगे कि वो कोर्ट में जाए, किसी कोर्ट ने इनको गिल्टी करार नहीं दिया है, किसी कोर्ट ने इनको कन्विक्ट नहीं किया है, कहीं एफआईआर हो गया, किसी पुलिस वाले ने एफआईआर की, इन्वेस्टिगेशन भी आप करेंगे, फैसला भी आप करोगे, दो टर्मिनेशन भी आप लोगों ने किया, तो इसके डिफेंस में कुछ ना आप सुनने के लिए तैयार हैं ना। मुलाजिम को अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ रखा है, तो टर्मिनेशन चलती हैं, तो एक साल से ये सिलसिला जारी, तकरीबन 100 या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100-150 लोग अभी तक टर्मिनेट हुए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया है कि वो 2020 से लगभग 100 लोग अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें। तो हमने बार बार ये कहा, मेरी पार्टी का भी ये मौका था, और मैंने बार बार ये कहा है कि कम से कम उनको मौका दिया जाए कि वो बात करें, अपनी बात रखें, मास इस बुनियाद पर कि शक की बुनियाद पर, और जिनको कभी अभी साबित भी नहीं हुआ कितने लोग उनमें से गिरफ्तार थे। ये सुरेंद्र अंबरदार जी हैं, सर जवाब दीजिए, क्यों मौका नहीं देते आप? किस बात की जल्दी है? जहाँ तक मुझे एक कंप्लीट करने दे जी, कर दें। आपने शुरुआत की, मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो ये ना चाहते हो कि टेररिज्म का खात्मा हो, लेकिन टेररिज्म का खात्मा करते करते आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई इनोसेंट के खिलाफ आप कार्रवाई ना कर बैठे, या इनोसेंट इसका शिकार ना हो जाए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए, और हुकूमत का फर्ज बनता है कि ऐसा लोगों का ख्याल रखा जाए। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब सुरेंद्र अंबरदार जी से ले लेते हैं। सुरेंद्र जी बताइए, किस बात की जल्दी है आपको? हाँ अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नहीं है, बहुत लेट हो गया है। हाँ। मैं आपके ध्यान में और दर्शकों के ध्यान में एक 13 दिसंबर 1999 की बात सुना रहा हूं कि जिस दिन जो मुफ्ती साहब थे, उनकी जो पुत्री थी, उसको अगवा करके वहां हुजी के टेररिस्ट को छोड़ दिया गया था, और सारे कश्मीर में हंगामा हो गया था। उस हंगामे में कश्मीर के हजारों एम्प्लॉयज भी थे। तो अगर उसका आकलन किया जाए तो उस आधार पर हजारों की संख्या में उन लोगों को सरकार अपनी नौकरी से बहाल कर सकती है। अंकिता, दूसरी एक बात बताऊं आपको कि 1990-91 में कश्मीर में जिस तरह से टेररिस्टों का दौर चल रहा था, उसमें हमारे पास पूरी जानकारी है कि 10वीं और 11वीं के एग्जामों में बंदूक के नोक पर लोगों ने अपनी परीक्षा देकर पास कर दिया, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो कश्मीर में अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अच्छे पेपर किए थे, उनसे उनके पेपर छीन कर अपने नाम लिखकर उन्होंने वो पेपर सबमिट किए थे। जबरदस्ती उन्होंने अफसरों को धमकाकर अपनी नौकरियां लगवाई थी। एक और बात, जब कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज कश्मीर से विस्थापित हो गए, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसके बदले में जो फैब्रिकेटेड लोग एम्प्लॉय हो गए हैं। सर, बहुत सारे टॉपिक हैं और कंटेंशंस बहुत सारी हैं, बेहतर होगा कि हम इसी मुद्दे पर अगर बात करें तो बेहतर है। मैं यही कह रहा हूं। अब अंकिता, बात सुनिए कि उस दौर में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स टेररिस्ट का सपोर्ट करके उनके कोरियरिंग कर रहे थे, उनकी हार्बरिंग कर रहे थे, हथियार इधर से उधर ले रहे थे, टेररिस्ट को इधर से उधर। अगर उस हिसाब से दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जाए तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जो टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे थे, तो हजारों की संख्या में एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा। ये तो एलजी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट का सीआईडी डिपार्टमेंट बहुत मेहनत करके एक एक करके उन लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। अब देख लीजिए, अभी जो विक्टिम्स ऑफ टेरर को लेकर जो ऑनरेबल मनोज सिन्हा की सरकार ने उनको आइडेंटिफाई किया है कि हजारों की संख्या में ऐसे हैं जो कश्मीर के मुस्लिम सिविलियंस, हिंदुओं के अतिरिक्त मुस्लिम सिविलियंस को कश्मीर में टेररिस्टों ने मारा था। अब उनको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दी गई। अब ये देख लीजिए कि जो लोग इस समय भी
ये इस दुविधा में है कि उनको मौका दे दिया जाए। किसको मौका दे दिया जाए? जब आप इंस्टीट्यूशंस पे, अपने पुलिस डिपार्टमेंट पे, अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे आप विश्वास नहीं रखेंगे। ये बात सही कह रहे हैं आप। इसी का जवाब रफीक साहब से लेते हैं। रफीक साहब, ये बताइए, दो चीजें जो बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से सामने आई है, सुंदर जी की ओर से, दो चीजें हैं रफीक साहब। पहला कि क्या आपको जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर भरोसा नहीं है? दूसरा ये सर कि जब सालों साल से ये लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता इनकी रही है तो आप आंख बंद करके बैठे क्यों रहे? लगातार सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे थे कि वोट बैंक की राजनीति थी, वोट के लालच में ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं होने दिया गया। और रही बात, क्योंकि आप बात कर रहे थे प्रूफ की, कि प्रूफ क्या है सर? वसीम अहमद, साथ साथ अशफाक, 2018 में महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी, बाकायदा इनके खिलाफ प्रूफ थे और उन प्रूफ के आधार पर इन्हें बर्खास्त किया गया था, पकड़े गए थे। इनके 2018 में कुछ हत्याएं हुई थी, उनमें संलिप्तता पाई गई थी और इसके अलावा और भी हत्याएं थी। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस बलों पर हमले के लिए इसने एड भी प्रदान की थी। अब सर और कौन से एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी कि अपने डिफेंस में सामने वाला कुछ बात कहे? क्या ये आतंकियों के लिए एक तरीके से सेफ हेवन या सेफ रास्ता या बचने का रास्ता प्रोवाइड करने जैसा नहीं हो जाएगा? नहीं तो वाइंड अप करिए ना जस्टिस सिस्टम। किस लिए आपने कोर्टों को रखा है? जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं, बस इनकी बात सुनिए तो मार दीजिए लोगों को। फिर कोर्ट क्या है? किस लिए कोर्ट आपने रखे हैं जो सजा देंगे? अगर यही अगर आपको जस्टिस सिस्टम डिलीवर करना है, अगर जस्टिस डिलीवर करना है तो इट विल हैव टू गो थ्रू आम आदमी के लिए चलेगा ना। कोई टीवी पर बैठेगा और सारे कश्मीर को लेबल करेगा, ये भी मिलिटेंट, ये भी मिलिटेंट, ये भी मिलिटेंट, और आप फिर ये कहोगे कि निजी समूह को खत्म कर दो, तो ये थोड़ा ही चलेगा। यहाँ जम्मू कश्मीर को बेल आउट कर देंगे तो आप मिलिटेंट को बेल आउट कर देंगे, आप मिलिटेंट को पक्षधर बनेंगे, आप मिलिटेंट को घर में छुपाएंगे, उससे भी तो काम नहीं चलेगा। करेंगे फाइनली तो कोर्ट को डिसाइड करना है। आप मुझे बताएं जितने भी मुलाजिम आपने टर्मिनेट किए उनमें से कितने लोगों को कन्विक्ट किया कोर्ट ने? इसके पर आप जवाब ही नहीं देते। जहां तक आप महबूबा जी के जिक्र किया आपने, आप मुझे बताइए, तो 2.5 साल उन्होंने सरकार की, वो 2.5 साल पर आप उंगलियां उठा रहे हैं। ये लोग 10 साल से यहाँ पर सरकार चले हैं, तो काम क्यों नहीं किया इन्होंने? अब 1 साल से ये काम शुरू कर दिया इन्होंने, इसलिए हिले बहाने नहीं चलेंगे। ठीक है रफीक साहब, जस्टिस होना चाहिए हर फर्ज के पास होना चाहिए। ये काम 5 साल से चल रहे हैं, ये काम 5 साल से चल रहे हैं, तब महबूबा मुफ्ती जी इसका परमिशन नहीं दे रही थी। बात करने दीजिए, आप बात करने दें, आप बात कर रहे हैं, आपने बात की, मुझे बात करने दें। आप क्यों बीच में बोलते हैं जब मैंने बीच में नहीं बोला? तो मसला यह है कि जब आप एक सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, जब एक सिस्टम में काम करते हैं, तो जस्टिस को डिलीवर होना पड़ेगा। जस्टिस को न सिर्फ महसूस करें बल्कि जस्टिस दिखना भी चाहिए। अगर मुलाजिम अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहे तो आपको जस्टिस टेररिस्ट के लिए और टेररिस्ट के सपोर्टर्स के लिए है क्या? हम चाहते हैं कि टेररिज्म का इकोसिस्टम जो है वो खत्म होना चाहिए। उसके लिए शायरी कोई फर्ज या कोई आदमी ऐसा होगा, कोई लीडर ऐसा होगा जो उसकी वकालत करेगा, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ज्यादती हो। जस्ट आप कह रहे हैं टेररिज्म का इकोसिस्टम खत्म होना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं महबूबा गवर्नमेंट की ओर से इस तरह के कर्मचारियों पर? इस पर हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ वजाहत फारूक भट्ट भी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये कार्रवाई जो सरकारी कर्मचारियों पर हो रही है इन कनेक्शन विद टेररिज्म, इसे कैसे देखते हैं आप? और इस आरोप को भी कि अपना जस्टिफिकेशन इन कर्मचारियों को देने का मौका मिलना चाहिए था। Thank you so much. Am I audible now? Yes, very much. So basically, we have seen, I'm a 96 born, and from last 8 years, I'm working on ground in Kashmir Valley. And recently, you were talking about victims of terrorism. So it was our organization who initiated this initiative, and with the help of Honorable Lieutenant Governor. And first time in history of Kashmir. फारूक साहब, आपसे दरख्वास्त इस बात की है, अगर आप हिंदी में बात कर पाएं तो थोड़ा और बेहतर होगा। सॉरी मैम, पिछले 3 दिहाई से जो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यहाँ पे अराउंड 12,000 लोग जो कश्मीरी सिविलियंस हैं जो मारे गए थे डायरेक्टली, वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देयर 95% जो लोग थे वहाँ पे वो कश्मीरी मुसलमान थे। एंड आज तक जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, नोबडी टॉक्ड अबाउट देम, नोबडी रेजेस देयर वॉइसेस कि उनके साथ क्या हुआ और किसने किया था। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, आप जब बात करते कि रिसेंटली जो फिर से ऑनरेबल एलजी की तरफ से जो फिर से दो मुलाजिम टर्मिनेट किए गए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 चीजें हमने जो इस दौर में देखी है पिछले 8 साल से। नंबर 1 इज मैम, यहाँ पे रिलीजियस रेडिकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे कश्मीर के जो स्ट्रीट्स थे वो वॉयलेंस, स्टोन पेल्टिंग,
हड़तालें, बाकी चीजें बंद थी। एंड सेकेंड थिंग वाज पहला रिलीजियस, सेकेंड वाज पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, और थर्ड जो हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो था मैम इंस्टीट्यूशनल रेडिकलाइजेशन, जहां पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो मुलाजिम थे, जो बड़े बड़े ओहदों पे जो मुलाजिम थे, उनकी वजह से जो सोसाइटल जो ग्राउंड पे जो रेडिकलाइजेशन, स्ट्रीट वॉयलेंस जो चल रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। एंड कोई उनके खिलाफ ना कोई आवाज उठा रहा था, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन उठा रही थी, एक्शन ले रहा था। और ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपने 100 लोगों के बारे में आपने जिक्र किया कि एलजी साहब की तरफ से उनको टर्मिनेट किया, कि उनके पास क्या प्रूफ है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रूफ मैम। आपकी जो इतनी सारी एजेंसीज काम करी, इतने सारे यहाँ पे जो फर्द यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम करे, उनके खिलाफ इतने सारे एविडेंस है कि दैट्स व्हाई वो उनको टर्मिनेट किया गया। आज के दौर में अगर आप आउटकम देख रहे हैं, पिछले 5 साल से जो स्ट्रीट वॉयलेंस वो खत्म हो गया, आपका जो रिक्रूटमेंट था वो जीरो हो गया। आज के जो नौजवान बच्चे जो है वो आज फ्यूनरल्स में, उनके फ्यूनरल प्रोसेस में नहीं जा रहे, वो मज़ारों में नहीं जा रहे, वो आज स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, वो आज टूरिज्म के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ मैम कि रिसेंटली अगर हम 2016 की बात करें, 2017 की बात करें, जब हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें, कि दैट स्ट्रीट वॉयलेंस, यहाँ पे जो लोग हर दिन मर रहे थे, हर दिन यहाँ पे, यहाँ के शोहदा के नाम पे, मुजाहिद के नाम पे, स्टूडेंट पेडलिंग के नाम पे लोग मर रहे थे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा था उस टाइम, कोई सवाल नहीं कर रहा था कि रीजन कौन है। तो कहने का मतलब ये कि एक इंस्टीट्यूशन के अंडर जो लोग यहाँ पे अकोमोडेट किए गए, यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो जिनको गांधी पढ़ाना था वो जिन्ना पढ़ा रहे थे, जो 1947 की बात कर रहे थे वो जिनको 15 अगस्त पढ़ाना था वो 14 अगस्त पढ़ा रहे थे। रफीक साहब, कोई जवाब है इन बातों का, इन सवालों का? ये जी फैब्रिकेटेड बातें हैं, ये क्या जवाब देते हैं ऐसी बातों का? मुझे बताइए कि क्या मतलब है 15 अगस्त पढ़ाना था 14 अगस्त पढ़ाते हैं? जरा मुझे कोई एविडेंस दे दीजिए इससे कि कहां पर आपने इस तरह के सबूत लाए कि 15 अगस्त पढ़ाना था, 14 नेहरू पढ़ाना था तो जिन्ना पढ़ाते थे? क्या बात है? ये मुल्क का हिस्सा नहीं है क्या? ये मुल्क का हिस्सा है, यहाँ पे भी वही करिकुलम था। अब आप टीवी पर बैठकर पता नहीं पता क्या क्या कहेंगे, और ये थोड़ा ही चलेगा। आप मुझे बताइए खुदा, आप मुझे बताइए, यहाँ पर इबादत है, करिकुलम था जो एनसीईआरटी का करिकुलम है, एनसीईआरटी। क्या बात करते हैं? आपको 15 नीचे पढ़ाना था, 14 पढ़ाते हैं। मुझे एक भी जरा करिकुलम मुझे दिखाया, इतने ये जस्टिस की बात कर रहे हैं, जिन्होंने गिरा पड़ा होगा नेहरू की जगह। वन बाय वन सर, रफीक साहब, वन बाय वन। सर आप दोनों लोग चुप हो जाइए, दोनों लोग चुप हो जाइए। आपके दोनों के पास में वापस आऊंगी। वजाहत फारूक भट्ट, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। वजाहत जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठाया था कि जो ओहदों पर बैठे अधिकारी हैं उनकी नेग्लिजेंस भी रही है या फिर उनकी मिली भगत भी रही है, क्योंकि हमारे साथ फारूक रेंजू शाह, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, जुड़ गए हैं। सर, आतंकियों के सफाई को लेकर जब कार्रवाई की जाती है और जब सरकारी कर्मचारियों को एक तरीके से पॉइंट आउट किया जाता है, स्पॉट किया जाता है कि ये फलाना कर्मचारी जो है वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, सर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है और किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ, हम सही शख्स को पकड़ रहे हैं, ये आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है? देखिए, एक बात मैं बताऊं, यहां तक एक नेशनल इंटरेस्ट का ताल्लुक है। नेशनल इंटरेस्ट पे कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, सरकारी ब्यूरोक्रेट हो, या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लोग हो, या कोई पॉलिटिशियन हो जो मेन स्ट्रीम का हो, वो इस पे कभी क्वेश्चन नहीं उठा सकता अगर कोई एस्पिनॉज में शामिल है, अगर वो कोई मिलिटेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करता है, अगर उस कैकस के खिलाफ एक कार्रवाई होती है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम जिसको काम करना है। दैट इज द बट यहां पे आप ये जरूर देख लीजिएगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर को सबसे पहले इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो और जो जिन्होंने इनको सस्पेंड किया, इन 2 मुलाजिमों को, वो 2018 के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट थी जो यूनियन टेरिटरी नहीं थी, जिनके पास 370 का इक्विपमेंट था, और वो उसी 370 के तहत अंबरदार साहब ने जैसा रुबैया सईद का नाम लिया, रुबैया सईद को के बदले 5 आतंकवादी जो छोड़े गए, जिसने फिर सारे कश्मीर में आग लगा दी, तो ये किसी ने, वो अंडर 370 पावर के साथ छोड़े गए, बिकॉज देयर वाज नो लिबरलाइजेशन, इट वाज अ लिबरलाइज्ड, बट 370 वाज नॉट रॉन्ग इन इटसेल्फ, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले रॉन्ग थे। तो इसी तरह आज भी
मैं कहूंगा और बड़े खुलेआम कहूंगा, आप जरा वक्फ को पकड़ ले। वक्फ में जो एम्प्लॉई है वो सारे गन पॉइंट पे लगे हैं मैक्सिमम। आप बताओ कौन पब्लिक सर्विस कमीशन से आया है वहां, बताओ कौन आया है वो वहां से रिक्रूटमेंट बोर्ड से, जो मिलिटेंट चिट्ठी लिखता था, जिस मौलाना को लिखता था, और रेडिकलाइजेशन यहाँ किसने फैला दी? किसने 1989 में यहाँ रेडिकल बुक एग्जिबिशन, उसका नाम भी चिनार बुक एग्जिबिशन था, वो ईदगाह में कराई? बताएं वो लोग जो रेडिकल आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, जो माइग्रेंट पोस्ट थे, माइग्रेंट पोस्ट पे बाज़ाब्ता किन चिट्ठी के पर्चों पे उनको अपॉइंट किया जाता था, और वो कहां से आते थे? वो आसमान से टपकते थे, जमीन से उगते। सारी सोसाइटी को बदनाम करना ठीक नहीं है, सारे कश्मीर को बदनाम करना ठीक नहीं है, सारे कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। हाँ, उन लोगों को जरूर पकड़ लीजिए जिनके खिलाफ प्रूफ है, और 100% प्रूफ है, और वो 100% प्रूफ पे आप, लेकिन हमारे सामने लेकिन सर फारूक रेंजू सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर 100% प्रूफ है तो सर क्या इसका एविडेंस हमें जनता को भी, सरकार को, जनता को भी देना पड़ेगा, या पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना पड़ेगा कि प्रूफ है तभी पॉलिटिकल पार्टीज मानेंगी? अंकिता जी, आई वांट टू इंटरवीन। देखो, ये दस्तखती सरकार नहीं है कि लोगों के पास जाकर दस्तखत ले लो और दस्तखत से आप साबित करो कि लोग हमारे साथ है। बेसिकली देयर इज अ सिस्टम इन पॉलिटिकल दिस। जो आपके एमएलए है, हर एक एमएलए को बयान देना चाहिए कि इट इज गुड। अगर वो नहीं देता है, वो डबल स्पीक में बोलता है, तो जनता डेफिनेटली बोलती है कि जनाब गलत हो गया, इनोसेंट को निकाला जा रहा है। तो पॉइंट ये है, जिस पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के जरिए आप ऑपरेट कर रहे हो जम्मू कश्मीर को, वो पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त कह रहे हैं गलत हो गया, और आप उनको चुप नहीं करवा पा रहे हो। जब वो कह रहे गलत, वो इससे लोगों की सिंपैथी लेती है, और जो लोग कहते हैं कि ये ठीक हो गया, उनको जूते पड़ते हैं, तो उस जूतों को आप चेयर करते हो। ठीक है, आपके पास आएंगे बजाज फारूक जी, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी। अंकिता, एक तो मैं वजाहत को बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगा जो इन्होंने काम किया है ग्राउंड में। दूसरा कि 1992-93 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को पाकिस्तान ने खत्म करके हिजबुल मुजाहिदीन को खड़ा कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन ने हर तहसील में अपने अमीर जमात खड़े कर दिए, जो ठेके भी लेते थे, जो अपॉइंटमेंट्स का ऑर्डर भी देते थे। रफीक साहब से पूछ लीजिए कि कम से कम जिनको हिजबुल मुजाहिदीन के चिट्ठी से नौकरी मिली है, उनके लिए तो पैरवी करें कि उनको निकाला जाए। अगर ये सचमुच में टेररिज्म के खिलाफ हैं, जिन लोगों को हिजबुल मुजाहिदीन ने या अमीर जमात लोगों ने, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि जिन लोगों को हिजबुल की चिट्ठी से नौकरी मिली है, उन्हें निकाल दीजिए। और साथ साथ हम फारूक रेंजू साहब जी जो कह रहे थे कि 2018 में 5 आतंकवादियों को छोड़कर, ये जो पूरा मामला आया था सामने, सर क्या इन दोनों पर कोई जवाब है? क्योंकि 2018 में तो महबूब मुफ्ती सरकार ही को छोड़ के बदले एक्सचेंज ऑफ रुपया से, इट वाज एक्सचेंज ऑफ रुपया। सवाल उठाया। देखिए पहले मैं अंबरदार साहब के क्वेश्चन पर, फारूक रिजू साहब ने कहा, अब जी बोलिए। हाँ, तो अंबरदार साहब ने जो फारूक रिजू साहब ने कहा कि कश्मीरी पंडित के बदले में अपनी लोकल सरकार, लोकल लोगों ने वहां उनकी 10 साल अंबरदार जी आप सुनिए ना प्लीज, आपने सवाल किया। रफीक जी बोलिए जल्दी बोलिए सर। हाँ, तो आप 10 साल से आपकी हुकूमत है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप निकालिए ना, आइडेंटिफाई करिए ना ऐसे लोगों को। निकाल ही कर रहे हैं ना महाराज, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, हुआ है तो उसको निकालिए। एलजी साहब कर रहे हैं, हमारी सरकार नहीं है, एलजी सरकार है, तो कर रहे हैं ना। सिर्फ इतना है, आप टेररिज्म के इकोसिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, एवरी कश्मीरी इज विद इट। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप कोई इनोसेंट इसमें पिसा जाएगा, एवरी कश्मीरी की आप यू डोंट रिप्रेजेंट एवरी कश्मीरी, यू रिप्रेजेंट योर पार्टी। आप अपनी पार्टी का मामला को देखिए। अब देखिए जिन लोगों को आपने टर्मिनेट किया है, हमारा मैंने पुलिस के डिपार्टमेंट या आपके सीआईडी या जितने भी डिपार्टमेंट इस पे इन्वेस्टिगेशन में मुलव्वस हैं, हमने उन पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन आपका कहना यह कि रफीक साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है सर, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। रफीक साहब,
मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर वो अपने उनको यह मौका दिया जाए, अगर वो अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहे तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दिस इज द जस्टिस, और ये मैं प्लीड करता हूं। ठीक है सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको पुलिस पर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर अगर कोई शक नहीं है तो सर उनकी कार्रवाई पे शक क्यों है? फिर आप ये बात दोहराते, मैं बार बार कहता हूं कोर्ट किस लिए है आपकी? अगर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सब कुछ ठीक ठाक है फिर कोर्ट क्यों है? तो कोर्ट इसलिए है ना कि वो तो सर आप ये कह रहे हैं कि बिना एविडेंसेस के पकड़ लिया गया है? करेगी। रफीक साहब ये बात मानिए कि बिना एविडेंसेस के पकड़ लिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर है कि नहीं? तो कोर्ट का कोई काम है ना। अगर आपको कोर्ट को आप वाइंड अप करेंगे, इनकी जरूरत नहीं है, तो फिर अपने आपके हाथ में, फिर जो मर्जी आप करें। ठीक है सुंदर जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए छोटा सा। जी अंकिता, एक और सवाल है मेरा। बोले सर, बोले। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन, जो कश्मीर बार एसोसिएशन था, वो अब तक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन था। वो हुर्रियत के एजेंडे पे चलता था और हिंदुस्तान के कानून की कार्रवाई कोर्ट में करते थे। रफीक साहब से पूछिए कि आपने जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन, जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, अंदर वो सांठ गांठ हुर्रियत के साथ कर रहे थे, अल्ट्राज के साथ कर रहे थे, इनकी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आई? हाँ, रफीक साहब बताएं, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया सर? 2 बार आया। मैं बाहर का यहाँ पर 2002 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी का, मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखता हूँ और उस पार्टी का आप पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं ना, पीडीपी का मुल्क के होम मिनिस्टर रहे हैं और मेरी प्रेसिडेंट 2 बार चीफ मिनिस्टर रही है, उसका बाप भी चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए आप हम पर तभी पूछ रहा हूँ आपसे, तभी पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, ये बता दीजिए मुझे रफीक साहब, ये बता दीजिए जल्दी से मुझे कि 2018 या उसके बाद भी जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने इस तरह के कर्मचारियों को हटाने के लिए क्या कदम उठाया था? ये ताकत देने की कोशिश करें कि पीडीपी का सपोर्ट करें। नहीं, पीडीपी चाहती है कि यहाँ पर अमन अमान हो विद ऑनर एंड डिग्निटी। पीडीपी ये चाहती है कि इंसाफ हो, हर एक इंसान आदमी के साथ इंसाफ हो। तो आप इस तरह से हमें पेश ना करें रफीक जी, विलन के तौर पर। रफीक जी ऐसा लग रहा है कि पूरी डिबेट ही आपने हाईजैक कर ली है सर, किसी को आप बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि अगर सबको इंसाफ की बात करती है पीडीपी, तो सर उम्मीद इस बात की थी कि जब मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती तो इस तरह के कर्मचारियों पर कार्रवाई उनकी ओर से होनी चाहिए थी या इस तरह कोई कदम उठाया जाना चाहिए था? माफ कीजिएगा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल शुक्रिया भी आप सभी का, क्योंकि समय बहुत कम है, इस डिबेट को यही माइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ जहां जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एलजी मनोज सिन्हा की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इससे नाराज है। वहीं बड़े पैमाने पर लोग ऐसे हैं जो इस तरह की कार्रवाई को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि अमन, चैन, प्रेम और शांति घाटी में कायम हो रही है। विकास की प्रगति पर, विकास के पथ पर लगातार जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। और इसी नोट के साथ नमस्कार।